हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 12 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से आएगा। मतलब अगर आप इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलोगे ना, तो 99.9% इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की चांसेस हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेक्स्ट ईयर जो नीट एग्जाम होगा, उसमें इसके भी 99.9% क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस है। बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना होता है और ट्रिक्स भी अप्लाई करनी होती है कि कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट्स कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स। तो कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स क्या कहता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस का मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आर जीरो कंसेंट्रेशन। तो इसमें जो पहला टर्म आएगा ना, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। सो सबसे पहले आपको समझना है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो इसका मतलब कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऐसे भी लिख सकते हो, या इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन। सो ये दो टर्म्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, काई एम मतलब लेमडा एम इन्फिनिटी और लेमडा एम नॉट, तो दोनों क्या रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। सो मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस का मतलब कि मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस निकालोगे, तो मतलब अगर आप मोलर कंडक्टेंस limiting value of molar conductance, that's molar conductance at zero concentration or infinite dilution, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालोगे। लेट अस से हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ई भी है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डेसोसेट होता है, जैसे कि हमारा ए बी है। ये डेसोसेट होगा, ये देगा हमें ए प्लस और ये देगा बी माइनस। तो कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन्स कहता है कि जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, ये किसके बराबर होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट्स इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ द आयन्स। तो यहाँ पे जो आयन है दैट्स ए प्लस और बी माइनस, तो इनके आयनिक कंडक्टिविटी जो होती है उसके सम के बराबर होता है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ कैटाइन, तो कैटाइन यहाँ पे क्या है, ए प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन और जीरो कंसेंट्रेशन ऑफ एनाइन। So that means कि limiting value of molar conductance is equal to the sum of ionic conductivities of the ions of an electrolyte, है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। ये कब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, वहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आपको स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब कोई इलेक्ट्रोलाइट लूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई। तो दिस इलेक्ट्रोलाइट विल डेसोसेट, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। इट विल डेसोसेट, इट विल गिव एक्स टाइम्स ए। व्हाट इज दिस एक्स, दिस इज द स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। प्लस इट विल गिव वाई टाइम्स बी, है ना। व्हाट इज दिस वाई, इट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, है ना। एक्स टाइम्स ए वाई टाइम्स बी, एक्स टाइम्स ए वाई टाइम्स बी, और यहाँ पे रेज़ टू पावर चार्ज करना है। सो लेट अस से ए का पॉजिटिव, ए का चार्ज जो है दैट इज वाई प्लस, और बी का चार्ज जो है दैट इज एक्स माइनस, है ना। तो यहाँ पे हम जो आयनिक कंडक्टिविटीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से। यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब इसी को हम इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैंने आपको पहले बेसिकली समझाया कि ला क्या कहता है। ला कहता है किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपको लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस निकालना है, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन आर जीरो कंसेंट्रेशन, वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ionic conductances of ions multiplied by their respective stoichiometric coefficients, है ना।
तो इसी चीज को हम स्टेटमेंट में लिखेंगे, फिर इस पे एग्जाम्पल्स करेंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट को। फिर हम देखेंगे कि अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उसमें उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस लॉ की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे ये लॉ हम अप्लाई करेंगे, और इसके बेस पे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसी को मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, बस यही बात हमें स्टेटमेंट में लिखनी है। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू द द ionic conductivities of ions, ionic conductivities of ions multiplied by their respective stoichiometric coefficients, multiplied by their respective stoichiometric coefficients। ये इसका स्टेटमेंट बनेगा, रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो एग्जाम्पल्स करेंगे उससे ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये हमारा कोलराश लॉ का स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय दियर रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। लेकिन अगर वहीं पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे, तब मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये बात अंडरस्टैंड हुई ना। तो अगर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के लिए अगर इस लॉ को स्टेट करना है तो क्या लिखेंगे, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ आयन्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को कट करना है, ये नहीं लिखना है ना। तो मोलर कंडक्टेंस में मल्टीप्लाई बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कंडक्ट कोफिशिएंट्स, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं लिखना है। अब देखते हैं कि कैसे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका हम कैसे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दैट इज से मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है, मेरे पास एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो मुझे पता है CH3COOH डिसोसिएट होगा और ये क्या देगा मुझे, CH3COO- प्लस क्या देगा, H+। है ना, यहाँ पे स्टैक्योमेट्री 1 है, यहाँ पे भी स्टैक्योमेट्री 1 है। तो मतलब यहाँ पे जो x टाइम्स a है वो यहाँ पे x1 है, और y टाइम्स b जो है दैट इज यहाँ पे y भी 1 है। अब यहाँ पे अगर मुझे निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस किसका, एसिटिक एसिड का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे एसिटिक एसिड का निकालते हैं। ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स एनाइन एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटाइन। मतलब मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन का मोलर यहाँ पे जरूरी लिखना है, एसिटेट आयन CH3COO- प्लस किसके बराबर होगा, लेमडा मोलर ऑफ H+ आयन, है ना, लेमडा मोलर ऑफ H+ आयन। तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का फॉर्म होता है। क्लियर हुई बात, आई होप कि ये बात क्लियर हुई। और एग्जांपल्स करेंगे और क्लियरेंस आ जाएगी, है ना, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जब हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन लिखेंगे तो कैपिटल लेमडा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको काई भी कहते हैं बट यूजुअली हम लेमडा लिखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर अयान्स की बात करेंगे ना तो अयान को हम किससे लिखेंगे, स्मॉल लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी इनफिनाइट डाइल्यूशन है, सो ये भी इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा और ये भी इनफिनाइट डाइल्यूशन होगा। नाउ लेट अस राइट इट फॉर मोर एग्जांपल्स। तो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड का BaCl2। तो मुझे पता है बेरियम क्लोराइड एसोसिएट किस में होगा, Ba2+ में और TiCl- में, है ना। अब मुझे इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस लिखना है, मतलब मुझे इस पे कोलराश लॉ अप्लाई करना है। तो अगर मैं कोलराश लॉ अप्लाई करूंगा मैं क्या लिखूंगा,
मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन, चाहो तो यहाँ पे इनफिनाइट लिखो, चाहो तो यहाँ पे जीरो कंसेंट्रेशन लिखो। और ये क्या मैं लिखता हूँ, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लिखूंगा तो यहाँ पे लिखना है, किसका लिखते हैं, दैट इज BaCl2। एंड दिस किसके बराबर होगा, कैटाइन के मोलर कंडक्टेंस और एनाइन के मोलर कंडक्टेंस, दैट इज लेमडा एम ऑफ Ba2 प्लस। है ना। अब लेमडा एम ऑफ Ba2 प्लस, इसका जो स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है दैट्स वन, तो यहाँ पे वन भी लिख सकते हैं, वन लिखने का सेंस भी नहीं है ना। तो इसलिए हम वन नहीं लिखते हैं, प्लस लेमडा एम ऑफ Cl माइनस। अब देखो Cl माइनस की बात करेंगे तो इसका स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुई ना बात। लेट मी राइट फॉर AlCl3। AlCl3 की बात करेंगे। नाउ AlCl3 डेसोसिएटर्स टू गिव Al3 प्लस इट गिव्स 3 टाइम्स Cl माइनस, है ना। प्लस इट गिव्स 3 टाइम्स Cl माइनस। तो इसके लिए मुझे लिखना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, तो मैं लिखूंगा काई एम एट जीरो कंसेंट्रेशन और इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, अयान जो है इनकी मोलर कंडक्टेंस पे, दैट इज मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ, इसमें काई एम भी लिखना है बिकॉज मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। अब यहाँ पे स्टैक्योमेट्री से मल्टीप्लाई करो, मतलब यहाँ पे स्टैक्योमेट्री वन है तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है L1 लिखना। लेकिन यहाँ पे स्टैक्योमेट्री 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई, है ना। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर दिया गया होगा तो उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस लिख सकोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सा चीज़ है, ये पहले आपको आना चाहिए कि हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस कैसे लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट इसके, कि अगर मुझे बोला जाएगा कि इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखो, तो अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखूंगा तो मुझे क्या करना है वहां पे, बस कुछ नहीं करना है, रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ आयन जो है ना, रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्री जो है ना, उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो बेरियम क्लोराइड के केस में अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस EQ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, EQ मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, किसका लिखूंगा, बेरियम क्लोराइड का। तो बेरियम क्लोराइड का लिखूंगा किसके बराबर होगा, लेमडा EQ आप किसका, Barium 2 प्लस प्लस लेमडा EQ आप किसका, Cl माइनस। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर लेमडा इक्विवेलेंट की बात हो रही है, लेमडा इक्विवेलेंट की बात हो रही है, चाहे कैटाइन हो चाहे लेमडा इक्विवेलेंट एनाइन हो, तो यहाँ पे क्या है, we do not write stoichiometric coefficients. We do not multiply the ions by stoichiometric coefficient. No multiplication. No multiplication by stoichiometric coefficient. By stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे stoichiometric coefficient से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। इसके लिए अगर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, किसके लिए, AlCl3 के लिए, तो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Al3 प्लस प्लस लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ वट, Cl माइनस। तो यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखता हूँ। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई। दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट आएगा, है ना। ये बात क्लियर हुई ना, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इस कंसेप्ट पे, है ना। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट और क्लियरेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास है, फाइंड फाइंड molar conductance at infinite dilution or zero concentration for copper sulfate या कैल्शियम सल्फेट, लेट अस से कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के लिए निकालना है ना।
और इसी के लिए क्या निकालना है, फाइंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड आल्सो फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। और हमें क्या दिया गया है, व्हाट इज गिवन, हमें दिया गया है लेमडा एम नॉट और कॉपर 2 प्लस, ये दिया गया है। लेट अस से ये हमारे पास 109 है, 109 है। इसका यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर किस में बात करेंगे, अगर बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस में। लेकिन अगर वहीं पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बात करेंगे ना, तो ये बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो इसी तरह हमें दिया गया है लेमडा एम नॉट ऑफ सल्फेट एंड दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू लेट अस से 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें यहां पे निकालना है, क्या निकालना है, हमें यहां पे निकालना है लेमडा एम, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा एम। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा एम फॉर कॉपर सल्फेट, है ना। लेमडा एम किसके लिए निकालना है, फॉर कॉपर सल्फेट। तो सबसे पहले जब भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करो। तो मैं कॉपर सल्फेट को ब्रेक डाउन करूंगा। सो कॉपर सल्फेट विल ब्रेक डाउन इनटू Cu2 प्लस, प्लस इट विल गिव SO4 2 माइनस। यहाँ पे भी स्टैक्योमेट्री 1 है और यहाँ पे भी स्टैक्योमेट्री 1 है। तो मुझे निकालना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, किसका, कॉपर सल्फेट का निकालना है। या इन्फिनिटी लिखूंगा या जीरो लिखूंगा, तो मुझे निकालना है कॉपर सल्फेट का। तो दिस विल बी इक्वल टू आयन्स की मोलर कंडक्टेंस। तो लेमडा एम ऑफ कॉपर 2 प्लस, प्लस लेमडा एम ऑफ सल्फेट 2 माइनस, है ना। अब देखो यहाँ पे भी स्टेक्योमेट्री 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी स्टेक्योमेट्री 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुई ना बात, हाँ क्लियर हुई ना बात। तो बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सो कॉपर का वैल्यू जो है दैट्स 109, सो आई विल राइट 1 इंटू 109। सो 1 इसलिए मैं लिखता हूँ, हो सकता है कि आपका जो एग्जाम्पल होगा उसमें स्टेक्योमेट्री डिफरेंट होगा, अदरवाइज यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है। इतना तो आप अंडरस्टैंड कर सकोगे। प्लस 1 इंटू सल्फेट का है 140, सो 140। सो दिस विल कम आउट टू बी 109 प्लस 140। So this will come out to be 100, 249. So this is 249 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। ये किसका यूनिट है, ये मोलर कंडक्टेंस का यूनिट है। अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। हमें पता है देयर इज रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। व्हाट इज द रिलेशन, नाउ वी नो दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस जो है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब limiting value of equivalent conductance is equal to limiting value of molar conductance divided by n factor। now molar conductance हमने निकाला, that comes out to be 249 और n फैक्टर यहाँ पे कितना है, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है, इधर टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है या टोटल नेगेटिव चार्ज। सो n फैक्टर 2 है ना, बहुत बार इस n फैक्टर को डिस्कस किया है। सो दिस विल बी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 124.5। और यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे। क्लियर हुई ये बात। सो ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आई होप कि ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा, यू पीपल कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। मुझे बता, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर सकोगे, कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे लूंगा, पहले मुझे बता ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर सकोगे। लेट मी नो कि यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा देखो,
हमने इससे पहले पढ़ा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वहां पे हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं, हम ग्राफिकली ऑब्टेन कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, है ना। तो ये हम यूज करेंगे कोलराइट्स लॉ टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें और कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं सबको डिस्कस करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन इसमें आता है ना, एक पीवाई क्यू ही लूंगा, उससे आपको ज्यादा क्लियरेंस आ जाएगी। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा भी बेसिकली कि कैसे निकालते हैं, कैसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकोगे। लेट मी टेक अ पीवाई क्यू क्वेश्चन। The limiting values of molar conductivities are given। मतलब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा। क्वेश्चन जो आया है ना, इट इज नीट 2019। नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। मैं पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसको सॉल्व करने की मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2SO4। सो H2SO4 का लिमिटिंग वैल्यू दिया गया है, इट इज गिवन, दिस इज इक्वल टू एक्स साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका यूनिट है ना। तो सिमिलरली ये एक चीज दिया गया है। इसी तरह दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ K2SO4। K2SO4 बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन अभी मैं आपको सिखाऊंगा, फट से आप इस क्वेश्चन को करोगे, है ना। तो y इट इज गिवन, y साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सिमिलरली हमें दिया गया है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ पोटेशियम एसिटेट CH3 COO के, ये भी दिया गया है। एंड दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू Z साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें पूछा गया है लेमडा एम नॉट, हमें पूछा गया है हमें क्या निकालना है, लेमडा एम नॉट मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस किसका निकालना है। अब यहाँ पे इसने इसको मतलब स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया है, बस इतना ही है। वहां पे हमने कैपिटल से किया था, इसने स्मॉल से किया है, इतना कोई इसमें नहीं है ना। तो ये इस इसका किसका हमें निकालना है, ये निकालना है हमें एसिटिक एसिड का, CH3COOH का निकालना है, इसका हमें निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी लिखूंगा, या क्या ऑप्शंस लिखूंगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे क्या होगा। देखो जो भी पूछा गया है ना, जिसका निकालना है उस पे ध्यान देना है। अब हमें किसका निकालना है, एसिटिक एसिड का निकालना है। तो बस हमें एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करना है। तो क्या मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड को ब्रेक करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो मुझे पता है एसिटिक एसिड जो है CH3COOH, अगर मैं इसको डेसोसिएट करूंगा इट विल गिव मी एसिटेट आयन CH3COO- प्लस इट विल गिव H प्लस आयन। तो मतलब जो भी मुझे चाहिए, मुझे एक तो चाहिए एसिटेट आयन, एक मुझे चाहिए H प्लस आयन। इसके बगैर जो भी आयन्स होंगे ना, उनको मुझे घटाना है, उनको मुझे माइनस करना है। जितना भी दिया गया है इन सब में मुझे दो ही आयन चाहिए। ये जो इतना दिया गया है ना, H2SO4 K2SO4 CH3COO की, इन सब में मुझे सिर्फ दो आयन चाहिए, एक एसिटेट आयन, एक H प्लस आयन, है ना। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे लेमडा एम ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू लेमडा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन, है ना, प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H प्लस आयन। तो बस मुझे एक तो एसिटेट आयन चाहिए, एक मुझे चाहिए H प्लस आयन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन को आपको देखते ही करना है ना, देखते ही करना है, बिल्कुल विद इन ए सेकंड करना है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना है, जिसका निकालना है उस पे ध्यान दो, उसको ब्रेक करो, उसमें देखो क्या क्या चाहिए। एक मुझे चाहिए एसिटेट आयन, एक मुझे चाहिए H प्लस आयन। उसके बाद जो भी आयन यहाँ पे निकलेंगे
वो मुझे नहीं चाहिए ना, तो उनको माइनस करना है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास H2SO4 है। वी नो कि H2SO4 ब्रेक होगा, इट विल गिव मी ट्वाइस H प्लस, प्लस इट विल गिव SO4 2 माइनस। अब बताओ, क्या H2SO4 से H प्लस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये इक्वेशन मुझे चाहिए। क्यों? बिकॉज यहां से मुझे H प्लस मिलेगा। H प्लस तो मुझे चाहिए ना, इसलिए मुझे ये इक्वेशन भी चाहिए। अब मैं लेता हूं K2SO4। तो K2SO4 ब्रेक होगा, दिस विल गिव मी ट्वाइस K प्लस, प्लस इट विल गिव मी SO4 2 माइनस। तो बता, यहां से मुझे दो आयन्स मिलते हैं। एक मुझे मिलता है K प्लस और एक मुझे मिलता है SO4। क्या यहाँ पे K प्लस मुझे चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या SO4 2 माइनस चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसको घटाना है। ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। जो नहीं चाहिए उसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल एज इट इज। जो चाहिए, जिसका आयन चाहिए उसको ऐड करना है। ठीक। अब मेरे पास CH3COH, ये क्या मुझे देगा? CH3COO माइनस, प्लस ये देगा मुझे K प्लस। क्या मुझे CH3CO माइनस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो मुझे इस इक्वेशन को भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ, इसके लिए H2SO4 के लिए जो मेरा मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू है, दैट्स X। और इसके लिए जो वैल्यू है, दैट्स Y। और इसके लिए जो वैल्यू है, दैट इज Z। अब जो मुझे चाहिए ना, उसमें मुझे एक स्टेट चाहिए, एक H प्लस चाहिए, लेकिन मुझे तो यहाँ दो H प्लस है ना। है ना, दो H प्लस, यहाँ पे दो H प्लस है। और यहाँ पे इसको घटाना है, तो सल्फेट और सल्फेट को खत्म करना है। सल्फेट और सल्फेट को खत्म करेंगे तो एक एक सल्फेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पोटेशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे पोटेशियम दो है ना। यहाँ पे एक पोटेशियम है, यहाँ पे दो पोटेशियम है। पोटेशियम तो मुझे नहीं चाहिए ना। तो मैं क्या करूंगा? मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। इस इक्वेशन को डिवाइड बाय हाफ करूंगा। चलो, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, मेरे पास दो पोटेशियम आएंगे। दो पोटेशियम से दो पोटेशियम खत्म हो जाएंगे, और मेरे पास स्टेट आयन भी दो आएंगे। क्लियर हुई ना बात? ये एक बात है कि कैसे अप्रोच करेंगे। जो चाहिए उसको ऐड करना है, जो नहीं चाहिए उसको क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट। तो यहां तक मुझे इतनी बात समझ में आई कि मुझे ये वाली इक्वेशन तो चाहिए, और मुझे ये वाली इक्वेशन तो चाहिए। अभी दो का आप छोड़ो। तो मतलब मुझे एक्स भी चाहिए, मुझे जेड भी चाहिए। तो एक्स प्लस जेड करूंगा, जो चाहिए उसको ऐड करो। और जो नहीं चाहिए, ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, जो नहीं चाहिए उसको माइनस करो। है ना? तो मतलब यहाँ पे आएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई। बिकॉज एक्स और जेड चाहिए और वाई नहीं चाहिए। अब मैं अगर एक्स और जेड को ऐड करूंगा और वाई को माइनस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मतलब ये एक्स है, ये जेड है, इन दोनों को ऐड करूंगा और इसके साथ इसको माइनस करूंगा। तो चलो ये चीज यहां पे करते हैं। तो एक्स मेरे पास ट्वाइस H प्लस है, और मेरे पास SO4 2 माइनस है ना। ऐड करेंगे जेड के साथ, तो जेड मेरे पास CH3CO माइनस है, और मेरे पास K प्लस है। अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। है ना? उसके बाद माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? वाई। वाई मेरा क्या है? ट्वाइस K प्लस, प्लस SO4 2 माइनस। है ना? अब देखो, SO4 2 माइनस से SO4 2 माइनस कट गए। क्लियर है ना बात? SO4 2 माइनस से एक के प्लस कट गया। लेकिन यहां पे क्या रह गया? एक के प्लस। ये जो के प्लस है ना, ये तो अभी प्रॉब्लम है। और यहां पे क्या रह गया? दो H प्लस। तो दो H प्लस भी प्रॉब्लम है। हमें दो H प्लस नहीं चाहिए ना। हमें दो H प्लस नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे? बता क्या करेंगे? पता क्या करेंगे? दो H प्लस नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? हमें एक ही H प्लस चाहिए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय हाफ करूंगा। अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? मेरे पास सिर्फ क्या मिलेगा? एक H प्लस। है ना? तो एक H प्लस रह गया। लेकिन यहाँ पे एक पोटेशियम है, यहाँ पे दो पोटेशियम है। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय हाफ करूंगा। हाफ से हाफ कैंसल, एक ही पोटेशियम रहेगा।
है ना। तो मतलब ये जो इक्वेशन है इसको मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड बाय टू किया, इसको भी डिवाइड बाय टू किया, और इस इक्वेशन को भी हाफ से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको डिवाइड बाय टू किया, इसको डिवाइड बाय टू किया। क्लियर है ना बात। तो मतलब टू पोटेशियम डिवाइड बाय टू मतलब वन पोटेशियम। टू से टू मर जाएगा, यहाँ पे एक पोटेशियम रहेगा, यहाँ पे एक पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम कैंसल। SO4 2 - SO4 2 कैंसल। टू से टू मर गया, यहाँ पे रह गया हमारा H+ और रह गया CH3CO- जो हमारा आंसर है ना। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने y को डिवाइड बाय टू किया, मैंने x को डिवाइड बाय टू किया, और मैंने यहाँ पे z लिया, मतलब मैंने x माइनस वाई लिया, इसको डिवाइड बाय टू किया, प्लस मैंने यहाँ पे z किया। सो दिस विल बी द आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम इसलिए लगाया सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा ना तो क्वेश्चन को देख के ही अब आप आंसर दोगे। बताओ मुझे, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, दैट का आंसर विल बी x - y डिवाइडेड बाई टू प्लस जेड। बता, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ। x - y डिवाइडेड बाई टू प्लस जेड, ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का है। सो मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा सो दैट आपको और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, है ना। एक क्वेश्चन लेते हैं सो दैट आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मतलब काय एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, काय एम एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl, chi m at infinite lambda m at infinite dilution of CH3COONA। ये गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 126.4 एंड दिस इज इक्वल टू 425.9, 425.9 एंड दिस इज इक्वल टू 91.0। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, lambda m इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH। तो CH3COH में मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिलेगा CH3CO- और एक मिलेगा मुझे H+। तो मुझे दो ही आयान चाहिए, एक H+, एक CH3CO-, इतना ही चाहिए मुझे। अब देखो अगर NaCl एसोसिएट होगा तो ये मुझे देगा Na+, प्लस ये देगा Cl-। तो बता, क्या आपको Na+Cl- चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। HCl क्या देगा आपको, ये देगा आपको H+, प्लस देगा ये आपको Cl-। तो क्या आपको H+ चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो इसको ऐड करना है। CH3CO- क्या देगा, ये देगा CH3COO- प्लस देगा ये Na+। तो क्या आपको इन दो में से कोई चाहिए? ये CH3CO- चाहिए, तो इसको भी ऐड करना है। मतलब इन दोनों को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ गया। करो दोनों को ऐड। तो बस डायरेक्ट करेंगे, आप ऐड करना है हमें किस किस को, इस और इसको ऐड करना है, मतलब 425.9, इसके इसको प्लस करना है 91.0। तो 9, 5 + 1 6, 9 + 2 11, 4 + 1 5, और इसको माइनस करना है 126.4। ये इसको माइनस करना है, 9 - 4 = 5, 6 6 = 0, 11 - 2 = 9, 4 - 1 = 3। सो 390.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखा कितना इजी क्वेश्चन होता है बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट। और इस साल नेक्स्ट ईयर नीट में ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी अगेन, दैट इज 390.5। क्लियर? मतलब जो चाहिए उसी को देखो, जो निकालना है उसको देखो, उसमें जो चाहिए वो उन आयान्स में देखो जो गिवन है, उसमें जो आयान देगा उसको ऐड करो, जो बिल्कुल नहीं देगा उसको सब्ट्रैक्ट करो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर। लेट मी चेक, ये भी नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने कराया। दिस इज अगेन अ PYQ ऑफ नीट। चलो एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन PYQ में ही पूछा गया है। दिस इज अगेन PYQ।
और ये क्वेश्चन भी क्या है, ये क्वेश्चन भी पी वाई क्यू है। और इसमें दिया गया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Ba2 प्लस एंड लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, लेमडा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस दोनों क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। इनका वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू जो है इट इज 127 और इसका वैल्यू जो है इट इज 76। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया गया है ना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें निकालना है, हमें निकालना है लेमडा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2। बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, BaCl2 को डेसोसिएट करो, इट विल गिव मी Ba2 प्लस प्लस ट्वाइस Cl माइनस। तो निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिमिटिंग वैल्यू इसका निकालना है, किसका, BaCl2 का। किसके बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2 प्लस प्लस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल नहीं करेंगे, वाई, बिकॉज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। अगर मोलर कंडक्टेंस पूछता तब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में बिल्कुल भी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है ना। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है बस, Ba2 प्लस गिवन है इट इज 127 और Cl माइनस गिवन है इट इज 76। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछता था कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में मत बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा बाय स्टोइकियोमेट्री से। तो अगर मोलर कंडक्टेंस होता 2 से मल्टीप्लाई करते, बट मोलर कंडक्टेंस नहीं है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, 7 + 6 इज 13, 7 + 2 इज 9, +1 इज 10, 1 + 1 is 2. So this is 203, which is the correct answer, Simon, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 203, है ना। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। जल्दी जल्दी एप्लीकेशन लिखते हैं। कोलराश लॉ हमें क्या क्या किस 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 चीज में यूज आता है। एक तो हम कोलराश लॉ से अल्फा निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके बराबर होता है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस। सो इसको मैं काई एम लिखूंगा, इसको भी मैं काई एम लिखूंगा। सो मतलब मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे आपने अभी देखा कैसे निकालते हैं। एट एनी कंसेंट्रेशन अगर गिवन है, सो यू कैन डिटरमाइन व्हाट, यू कैन डिटरमाइन अल्फा। नाउ हमने एक और चीज देखा था, हमने इक्विलिब्रियम में देखा था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड दैट्स इक्वल टू C⁴। तो यहां से अगर हम अल्फा निकालेंगे तो वी कैन डिटरमाइन द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनी एसिड और एनी बेस, है ना, एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो हम यहाँ से के ए भी निकाल सकते हैं। सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन से अल्फा निकालेंगे, सी गिवन है तो के ए भी निकाल सकते हैं। बता, क्लियर हुई ना बात, क्लियर हुई ना। ये इसकी एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का गिवन है उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाला यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला क्वेश्चन। तो सेकंड हम अल्फा निकाल सकते हैं, थर्ड हम के ए निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज डू शेयर विद योर लाउड वन। ऑलमोस्ट हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट खत्म किया है। इसमें मुझे अब सिर्फ एक क्वेश्चन अपलोड करना है, पहला वाला, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद अब आते हैं बैटरीज। अगर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बैटरीज के इक्वेशंस बना सकते हो। एक बार आप ट्राई करना, अगर आपको बैटरीज आई तो ठीक है, नहीं आई तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना मैं डायरेक्टली किस क्या पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन if you if you are able to, if you are able to study on your own the concept of fuel cell, lead storage battery cell and dry cell। अगर आपको वो पढ़ना आ गया तो ठीक है, नहीं आया ना तो मैं आगे चलूंगा, तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आ गया तो ठीक है, तो मैं आगे चलूंगा, केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।